जी फदिल भाई, कंटिन्यू करें फदिल साहब। जी जी, संपर्क कट गया था आपसे। तो ये यही चीज है। अब वो इजराइल पूरी तरह से खत्म है, और उसको ये जो प्लानिंग समझ में आ गई कि सारे लोग खड़े होकर के जॉर्डन में इकट्ठा होकर तेल अवीव तक हमला करने वाले हैं और फिलिस्तीन का झंडा इजराइल पे फहराने वाले हैं। तो इजराइल और भी डर गया इससे कि भाई ये तो फिर इजराइल ही फिलिस्तीन हो जाएगा और वहां की हुकूमत चली जाएगी। इसलिए ये लोग डर गए। और अब उनको पता है कि अगर अभी भी पीछे नहीं हटे तो ये योजना अभी खत्म थोड़े हुई है। अभी तो इस योजना पे काम चल रहा है कि जॉर्डन में सब लोग इकट्ठा होकर के और तेल अवीव की तरफ पैदल सेना मार्च करेगी और उनको तेल अवीव पर फिलिस्तीन का झंडा फहराएगी। अगर ये नहीं माने तो ये लड़ाई बंद थोड़ी हुई है अभी। अभी तो अभी तो सबने कहा है कि ट्रिगर पर उंगली रखी है, हमने हटाया नहीं अभी तक। तो इजराइल को अब समझ लीजिए कि वो कुछ नहीं अब होगा। इन खबरों से या खबरों के भरोसे ही वो चल रहा है। वेस्ट अनिल मीडिया साहब, के दो अपना बहुत इंपॉर्टेंट खबर आई हैं। दो बहुत इंपॉर्टेंट खबर आई जो मैं देना चाहता हूं। एक नूर साहब ने वो दी है, हिजबुल्लाह के ताल्लुक से है। हिजबुल्लाह ने लेबनान में एक टैंक को उड़ा दिया जिसमें 6-7 आईडीएफ के लोग जो है वो मारे गए। आईडीएफ के जवान जो है वो मारे गए हैं, और ये अपने आप में एक बड़ी खबर। इसका मतलब साफ है कि जंग दोबारा शुरू हो रही है या हो चुकी है। जिस तरह से इसराइल मुसलसल सीज फायर की जंग बंदी की खिलाफ वर्जी कर रहा है। दूसरी जो अपडेट है यूनुस चौड़वारा साहब की तरफ से कि अमेरिका ने इसराइल से 90 पेट्रो डिफेंस सिस्टम मिसाइल वापस ले लिए, और वो मिसाइल अमेरिका ने यूक्रेन को भेज दिए। अमेरिका को लग रहा है कि अब इसराइल को मिसाइल की जरूरत नहीं है। अब यही बात फरीद साहब, ये इंपॉर्टेंट खबर आई जिस बात की तरफ आप इशारा कर रहे थे। मेरे ख्याल से वो जो अमेरिका से मुआहदा था और कुछ बम आ गए, लेकिन ये जो मिसाइल, ये डिफेंसिव सिस्टम का लिया जाना, क्या लग रहा है आपको कि ये अमेरिका का जो फैसला है ये क्या इसराइल के हक में या इसराइल के खिलाफ है? क्योंकि ये बात कही जा रही थी, और अमेरिका ने कहा कि भाई अब हमारी कोई फौज जो है वो बाहर नहीं जाएगी। और ये जो डिफेंसिव सिस्टम का वापस लिया जाना, क्या लग रहा है इसको? इस फैसले को कैसे देखते हैं फजील साहब? तो कल से कह रहे कि इस खबर के पीछे की साजिश को समझना पड़ेगा कि अमेरिका ने बम दे दिया। इसीलिए आज जो है ये खबर आ गई नई कि वो यूक्रेन शिफ्ट कर रहे हैं। कहीं देखिए, जब एक प्रोसीजर चलता है, अमेरिका ने उनसे एग्रीमेंट किया, कुछ खेप चली गई, कुछ खेप रह गई। अब उस खेप को लेकर के पूरी दुनिया में जो इजराइल की जो मीडिया है उसने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। अब उस प्रोपेगेंडा का काट तो प्रोपेगेंडा ही होता है। फिर अमेरिका ने उस बम को वहां से शिफ्ट करके मिसाइल को यूक्रेन भेज दिया, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि भाई इजराइल में तो अब इसकी जरूरत है नहीं। इस खबर से दो खबर पर का पुष्टि होता है। एक खबर तो यह है कि ट्रंप ने जो बात कही वो बात में सच्चाई नहीं है कि आप जॉर्डन चले जाओ, यहाँ चले जाओ। दूसरा, जो नेतन्याहू ने थैंक बोला कि प्रेसिडेंट ट्रंप को थैंक यू कि हमारा कितना 1000 टन बम जो है हमको दे दिया। ये दोनों फेक खबर थी, और इन खबरों को इतनी तेजी से चलाया गया कि वो दुनिया में फैल गई। और यही कारण है कि आज अमेरिका का ये बयान आ गया कि हम अब इजराइल को कोई बम नहीं दे रहे और यूक्रेन दे रहे। तो ये तो बहुत बड़ी खबर है ना। इससे तो दो खबरों को विराम लग गया। उनको सोचने पर मजबूर होना पड़ा दुनिया के लोगों को कि जो खबरें 2 दिन से चल रही थी वो सब फेक खबर थी, उसमें कोई सच्चाई नहीं थी। जी जी फजील साहब, मुझे भी यही लग रहा था कि जिस तरह से दिखाने की कोशिश की जा रही है। और मैं इसके अलावा जो जो खबर आ रही फजील साहब, वो ये कि ईरान ने जो अपनी ताकत दिखाई है, जो ताकत का मुजाहरा किया है, जिस तरह से चाहे गदा ड्रोन हो या आज मिसाइल, जिस तरह से अपने ताकतवर मिसाइलों का परीक्षण एक तरीके से कह लें उसका ड्रिल किया है, कैसे देखते हुए जो जो उनकी ड्रिल हुई है, हथियार ड्रिल बड़े पैमाने पे? से आज पूरी दुनिया डरी हुई है। अमेरिका और इजराइल भी डरा हुआ है।
आधी दुनिया को ईरान अकेले संभाल सकता है, इतनी ताकत आज ईरान के पास हो गई है। ईरान की सिर्फ हथियार ही नहीं, उनके जंगजू भी बहुत मजबूत हैं, उनके जो इन्फेंट्री बहुत मजबूत है और वो गोरिल्ला वार में एक्सपर्ट हैं। और उन्होंने लंबा उनका लड़ाई का लंबा अनुभव, इराक से लड़े और लंबा अनुभव है उनसे, अमेरिका से 40 साल से लड़ रहे हैं। तो लगातार उनकी ताकत बढ़ती जा रही है और आज जो हमास जिस ताकत से दुनिया को सामने खड़ा हुआ, उसके पीछे तो ईरान ही है ना। ईरान है, हूती जिस ताकत से खड़ा है उसके पीछे भी ईरान है, हिजबुल्लाह जिस ताकत से खड़ा है उसके पीछे भी ईरान। अब ये बातें तो छिपी नहीं है, ये तो जग जाहिर है, अब दुनिया जान चुकी है इसको कि बिना ईरान के कुछ नहीं हो सकता। और अमेरिका अगर ईरान से उलझेगा, अगर अमेरिका ने इस खित्ते में डिस्टर्ब करने की कोशिश की, तो ईरान उसके साथ खड़ा होगा और ईरान अमेरिका के खिलाफ युद्ध होगा। उसमें चाइना और रूस भी मिल सकता है और मिल ही जाएगा, क्योंकि कोई भी लड़ाई अकेले की अब किसी से नहीं है। एक तरफ इजराइल से लेकर के और यूरोपीय यूनियन के यूक्रेन के युद्ध में अमेरिका ने अपने से ज्यादा नेटो देशों को फंसाया, उन लोगों के इकोनॉमिक क्राइसिस में डाल दिया, उनको ज्यादा फंसा दिया। ये बात अब नेटो कंट्रीज के लोगों को खल रही है और इसीलिए यूरोपीय यूनियन टूट के कगार पे है। आप बहुत जल्दी देखिएगा इनके अंदर फूट पड़ेगी। ये दूसरे वर्ल्ड वार की तरह ये दोबारा एक बार फिर ये लोग लड़ेंगे आपस में और देखिएगा कि आगे चल करके जिस तरह से यूक्रेन को लेकर के अमेरिका ने अपना ज्यादा नुकसान नहीं किया, नुकसान करा दिया यूरोपीय यूनियन के देशों का। और वो लोग इकोनॉमिक क्राइसिस में चले गए क्योंकि आबादी कम है, उनकी जीडीपी के हिसाब से उतनी वो नहीं है, उनकी इकोनॉमिक क्राइसिस में चले गए वो लोग। अब ये बात सबको खलने लगी कि अमेरिका ने हमारे कंधे पर बंदूक रख के चला दिया, अपना तो कुछ बिगाड़ा नहीं, हम लोग का बिगाड़ दिया। तो अब आप देखिएगा कि आने वाले समय में यूरोपीय यूनियन के देशों में जो दूसरे वर्ल्ड वार में जो शुरू हुआ था, वो फिर शुरू हो जाएगा इन लोग के बीच में। अभी तक ये अरब जगत को लड़ा रहे थे, अब ये खुद लड़ने वाले हैं। पूरे यूरोपीय यूनियन के कंट्रीज में आपस में एक दूसरे में लड़ाई फिर शुरू होगी, आप देख लीजिएगा। क्योंकि अमेरिका ने सबके साथ बहुत बड़ा धोखा कर दिया जियो बाइडेन ने, इसीलिए बाइडेन को लोग नापसंद किए कि बाइडेन ने पूरी अमेरिका की कमाई, मेहनत नागरिक करता है ना, और उसकी कमाई को आप ले आकर के दूसरे अपने अहंकार में आप उड़ा रहे हो। तो ये बात जो है सबको खल रही है और पूरा अब ये आधी दुनिया, मतलब अरब से लेकर के यूएसएसआर कंट्रीज तक, ये सभी लोग अब शांत रहेंगे। अब लड़ाई यूरोपीय यूनियन की कंट्रीज में दूसरे वर्ल्ड वार की तरह शुरू होगी, देख लीजिएगा। बिल्कुल। और फजील साहब, एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर, और वही जो बात आप 2 दिन से कर रहे हैं उसी पे शायद ये मोहर एक तरीके से है। आप पढ़ सकते हैं, यूनुस चौड़वारा साहब ने अपडेट किया है कि ऐसी मीडिया रिपोर्ट आ रही, डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू के खिलाफ कुछ बड़ा कांड करने वाले, ये खबर चल रही है, यानी कोई बहुत बड़ा फैसला लेने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने स्टार्ट में कहा था कि बहुत मुमकिन है कि चंद घंटे या चंद दिनों की ही मेहमान नेतन्याहू सरकार होगी। और जिस तरह से खबरों को रोक दिया गया इजराइल से, एक खबर जो है वो इजराइल से बाहर नहीं जा पा रही है। इतना टेरर है, इतना खौफ है, आखिर क्यों खबरें रोकी जा रही है? और ये जो खबर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप कोई बड़ा फैसला लेने वाले, कोई बड़ा कांड करने वाले, क्या क्या हो सकता है? आपको क्या लग रहा है? एक खबर तो ये आई गई कि डिफेंसिव सिस्टम जो है वो यूक्रेन भेज दिया है, और यूक्रेन में जो है वार बढ़ गई है। फजील साहब, यूक्रेन में जिस तरह से आज खबर आ रही थी कि रूस का जो न्यूक्लियर प्लांट है उस पर, उसको निशाना बनाने की कोशिश की है यूक्रेनी फौज ने, और वहां डिफेंसिव सिस्टम गया। तो क्या लग रहा है आपको कि ये जो इजराइल के खिलाफ क्या चीज हो सकती है? कल 2 दिन से चल रही कि ट्रंप ने कहा कि फिलिस्तीन के लोग जॉर्डन चले जाएं, मिस्र चले जाएं, इजिप्ट चले जाएं। ये बात हमको लगता है कि ट्रंप के लिए और ज्यादा बैकफायर कर गया और ट्रंप इस बात से लेकर नेतन्याहू से खासा नाराज हैं कि उनके खिलाफ इस तरह की खबरें चली और कहीं ना कहीं इसमें नेतन्याहू का हाथ है। नेतन्याहू ने इस खबरों को आगे बढ़ाया। इस बात से हमको लगता है कि ट्रंप जो है अच्छे खासे नाराज हो गए और उल्टा हो गया इनके लिए, नेतन्याहू के लिए। अब ये एक तरह से गुस्सा दिला दिया उन्होंने ट्रंप को। अब ट्रंप ये एक पॉलिसी, एक प्रेसिडेंट है, अब पहले नॉन जैसे आम आदमी की तरह नहीं है, वो एक प्रेसिडेंट है। अगर उनकी कोई बात बिना उनकी मर्जी के बाहर आती है
तो वो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो ट्रंप को ये बात बहुत खराब लगी होगी कि हमारी खबर को इस तरह से इन लोगों ने फ्लैश करवाया। उसके बदले में ट्रंप के प्रति गुस्सा, नेतन्याहू के प्रति ट्रंप का गुस्सा और भड़क गया है, और जितना नुकसान हो सकता था अगर अगले 6 महीने में, अब ट्रंप जो है नेतन्याहू को अगले 6 दिन में निपटा देंगे। जी। सही कह रहे हैं। और चूंकि मेरे पास टाइम कम है, कुछ लोग कह रहे हैं कि आपकी तबीयत खराब है। क्या मेरी तबीयत ठीक है? और मैं चूंकि दूसरी जगह पे बैठा हुआ हूँ और यहाँ पे कुछ मेहमान भी बैठे हुए, इसलिए मैं बहुत लाउड होकर के नहीं बोल पा रहा हूँ। बहुत सारे लोग हमसे जुड़ गए हैं फजील साहब को सुनने के लिए। फजील साहब बोलते ही ऐसा है कि लोग जुड़ते चले जाते हैं। तो मैं इसीलिए थोड़ा सा और इसको वो करता हूँ। फजील साहब, नूर साहब ने एक बात कही है और उसको हम सवाल के तौर पर अगर लें, आग लगने से पहले धुआं उठता है। अब अमेरिका की दादागिरी खत्म होने वाली है जो नजर आ रहा है। जिस तरह से ग्रीनलैंड की बात उठाई है खुद डोनाल्ड ट्रंप ने, उसको लेकर के यूरोपीय जो ममालिक हैं वो काफी नाराज हैं। उसको लेकर के तुम्हारा ये अलग अलग बातें सामने आ रही, लेकिन अभी हमारा जो सारा फोकस है वो गजा और इधर मिडिल ईस्ट को लेकर के है। फजील साहब, क्या लग रहा है अगर नेतन्याहू के खिलाफ कार्रवाई होती है, या जिस तरह से यहाँ से डिफेंसिव सिस्टम ले गए, सऊदी से जिस तरह से अपनी दोस्ती का वो कर रहे हैं, क्या लग रहा है इसमें क्या फिर जो जो बात हुई थी पहले इलेक्शन के दौरान, क्या उसी पे ट्रंप कायम रहेंगे? क्या ट्रंप पे भरोसा किया जा सकता है? हाँ, और आज भी मैंने कहा कि ट्रंप मिडिल ईस्ट से अपना ध्यान हटाना ही चाहते हैं। अब उनका ध्यान, हमने अभी शुरुआती दौर में आपसे कहा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जिस तरह से यूरोपीय यूनियन एक दूसरे पर बम मारते थे, वो दौर फिर शुरू होने वाला है। क्योंकि एक तो यूक्रेन युद्ध में अमेरिका ने सभी को फंसा दिया और सब लोग इकोनॉमिक क्राइसिस में चले गए अहंकार के चलते। और दूसरी बात, पनामा को लेकर के जो ट्रंप ने एक नया राग छेड़ दिया, कनाडा को लेकर, ग्रीनलैंड को लेकर के जो नई बात कर दी, यही कारण बनेगा यूरोपीय यूनियन में फूट पड़ने का। और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जिस तरह से लोग एक दूसरे पर बम मारते थे, वही आप ये अभी शुरुआत हुई है। पनामा हर हाल में ट्रंप कह रहे कि हमको चाहिए, हमारी सुरक्षा से उसको है, और कनाडा की बात कर रहे हैं। धीरे धीरे वो सारे यूरोपियन कंट्रीज को कहेंगे कि तुम लोग अमेरिका के हिस्सा बन जाओ और इंडिपेंडेंट स्टेट बन के काम करो, लेकिन कंट्री हमारी अमेरिका रहेगी। इसको लेकर यूरोपीय यूनियन की इतना आपस में जूतम पैजार होने वाली है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की सीन आप याद कर लीजिए, वो दोबारा शुरू होने वाला है। और अब मिडिल ईस्ट से ट्रंप का ध्यान हट गया है। ट्रंप का ध्यान अपने यूरोपियन कंट्रीज पर चला गया है कि उसे पनामा चाहिए, उसे कनाडा चाहिए। वो अमेरिका को बहुत विशाल बनाना चाहते हैं। बहुत बड़ा जो 32 देश हैं उन सबको मिला करके वो चाहते हैं कि अमेरिका बन जाए, और जिस तरह से आप रह रहे हो उस तरह से रहो, लेकिन कंट्री आपकी अमेरिका रहेगी, आप स्टेट की तरह काम करते रहो। ये अभी तो उन्होंने पनामा की बात की है, अभी कनाडा की बात की है, अभी ब्राजील की बात करेंगे, फिर फ्रांस की बात करेंगे, फिर लंदन की बात करें, सबकी बात वो करेंगे। और यही बात उनको आप अब लड़ाई जो है मिडिल ईस्ट से शिफ्ट होके जा रही है यूरोप की तरफ। आप तो एकदम बिंदास रहिए कि अब मिडिल ईस्ट में कोई लड़ाई होने वाली है। इजराइल का तो द एंड हो चुका है। इजराइल के कहते हैं ना गोजर की 100 टंगरी, तो वो 100 की 100 कट चुकी है, अब उसको रेंगने की स्थिति में भी नहीं नहीं है। नहीं, तो एक साहब अभी पूछ रहे थे फरीद साहब आपके के बयान के सिलसिले में कि क्या इजराइल या नेतन्याहू की लंका जल रही है? क्या लंका में आग लग गई है? क्या 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 कहेंगे? सच्ची है, लेकिन रावण तो मरेगा। रावण का अंत तो हो ही गया है, हो ही चुका है एक तरह से। किसी का अहंकार टूट जाए तो आदमी टूट गया, बात खत्म हो गई उसकी। हाँ, लंका अभी इसलिए बचा है कि इस्लाम की एक शिक्षाएं हैं कि भाई बेगुनाहों की हत्या ना की जाए। ये जो इस्लाम सिखाता है, इस पर देखिए हूती ने मिसाइल मारा, लेकिन किसी भी पब्लिक प्लेस पर ऐसा नहीं मारा जिससे बहुत ज्यादा इंसानी नुकसान हो सके। हमास ने भी मारा, लेकिन ऐसा नहीं मारा कि सिर्फ फौजियों को निशाना बनाया, आम पर। लेकिन इजराइल ने क्या किया? इजराइल ने आम फिलिस्तीनियों को निशाना बना बना के मारा, मासूम बच्चों को मारा,
लोग पानी भर रहे उनको मार दिया, लोग सब्जियां खरीद रहे मार्केट में वहां बम गिरा दिया। इस तरह से जो जुल्म किया इजराइल ने, खुदा की ताकत भी तो बैठी है ना इंसाफ करने के लिए। उसके लिए तो सभी इंसान बराबर हैं, क्या यहूदी, क्या ईसाई, क्या मुसलमान, सभी लोग एक साथ, उसकी नजर में तो सब बराबर हैं। तो ये आप लंका तो बचेगी नहीं वैसे, लेकिन रावण का तो अंत हो ही गया समझ लीजिए। बिल्कुल फजील साहब, ये बात बिल्कुल सही है कि जो इसराइल का हाल है, आप इक्तिसादी तौर पर देख लें, और खास तौर से एक जो बड़ी बात है कि तकरीबन 40 से 45% जो कंपनियां थी वो इसराइल छोड़ चुकी हैं। इसके अलावा जो तकरीबन 5 लाख लोग जो इसराइल छोड़ के गए, मुझे नहीं लग रहा है कि वापस आ जाएंगे। अभी आप देखिए कि गजा के लोग, वो 80% उनकी घर वापसी हो गई। घर नहीं है, बोसीदा हालात हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके हौसले देखिए। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि इजरायली वापस आएंगे जो चले गए? क्या लग रहा है आपको फलील साहब, क्या वो इतना हौसला कर पाएंगे? और हौसला किस बुनियाद पे करेंगे कि जब एतमाद खो दिया इजराइल ने, आयरन डोम की बात होती थी, परिंदा पर नहीं मार पाएगा, मोसाद की ताकत दिखाई जा रही थी, लेकिन क्या इतना आसान होगा कि ये अपने एतमाद को फिर बहाल कर सके? 4-5 साल के बाद कुछ सोचा जा सकता है, अभी 4-5 साल तक तो नहीं आएंगे। हमको नहीं लग रहा है कि 4-5 साल तक ये लोग आएंगे। जब 4-5 साल तक देख लेंगे कि हाँ बिल्कुल अब शांति है इस खित्ते में और आगे भी कुछ नहीं होने की उम्मीद है। क्योंकि बड़ी मुश्किल से ना एक इंसान अपनी जिंदगी में एक बिजनेस सेटअप करता है, एक घर बनाता है, और वो पलक झपकते एक मिसाइल आके मार दे, तो बहुत मुश्किल हो जाता है उन लोगों के लिए जो पैसे वाले होते हैं। जो गरीब है वो तो चलो अपना झोपड़ा यहाँ से उठाया वहां बना लेता है, लेकिन जो अच्छी जिंदगी जी रहा है, जिसकी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी है, अगर ठंड में 1 घंटा रूस अगर गैस बंद कर दे तो लोग मरने लगते हैं। ऐसे लोग जो है नहीं सरवाइव कर पाते हैं। एक मुश्किल से जब इंसान एक बिजनेस सेटअप करता है, फैक्ट्री बनाता है, घर बनाता है, और एक मिसाइल चंद मिनट में आए और गिरा के खत्म कर दे, तो दोबारा कौन रिस्क लेगा? इसलिए वो लोग बिजनेस क्लास के लोग हैं, पैसे वाले हैं, वो लोग दोबारा नहीं आएंगे। 4-5 साल तक अगर शांति रही तो शायद 4-5 साल के बाद वो वापस आ जाएं, तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन अभी तो मुझे मुश्किल लग रहा है कि वो लोग अभी इस माहौल में आएंगे। अभी भी देखिए जंग जो है कभी भी हिजबुल्लाह शुरू कर सकता है। वहां पे शुरुआत धीरे धीरे हो रही है। हाँ, ये जरूर है आज कि हमें नहीं टैंक लग उड़ा रहा है दिया, कि आज हाँ हिजबुल्लाह ने इजराइल जो एक है टैंक उड़ा दिया जिसमें 7 आईडीएफ के जवान मारे गए। फजील 22 साहब, 22 को मारा 2 दिन पहले, आज 7-8 उन्हीं के मर गए। तो ये अगर इसका जवाब फिर देंगे तो फिर मारे जाएंगे। तो लड़ाई तो 26 जनवरी तक उनको हटना था, वो हटे नहीं। तो हिजबुल्लाह और हमास और हूती और ईरान, इनकी एक पॉलिसी है कि इजराइल को चैन से बैठने मत दो। मतलब वो रिवाइव ना कर पाए अपने आप को, उसको जगाते रहो, सोने मत दो उसको। रात भर फायर करो, दिन भर फायर करो, 12 महीना 365 दिन उनको थका दो बस। ये पॉलिसी है इजराइल, हमास, हूती और हिजबुल्लाह और ईरान मिलकर के, ये बहुत अच्छी पॉलिटिक्स ये लोग चल रहा है, बहुत अच्छी पॉलिसी है ये। युद्ध में ऐसा करना, जब 3 बार 4 फ्रंट खुल जाए या 5 फ्रंट खुल जाए, तो किसी एक फ्रंट को चालू रखिए या 2 फ्रंट को चालू रखिए, और बाकी 3 फ्रंट के लोग अपना आराम करके उसको देखिए। हमास ने अपनी सेना को 2 गुना बढ़ा लिया युद्धबंदी करके, तब तक हिजबुल्लाह अपने को बढ़ा रहा है। फिर हिजबुल्लाह शुरू करेगा, हमास भी शुरू कर देगा, फिर इजराइल फंस जाएगा। तो इजराइल को ये पता है कि ये लोग पीछे हटने वाले नहीं है। अंतिम सांस तक जो कौम लड़ती है, और फिलिस्तीनी बेचारे हवाई चप्पल पहन करके इस ठंड में और खिचड़ी खा करके और हथियार चला रहे हैं, वो उनसे कौन लड़ सकता है? वो तो पिज्जा बर्गर की सेना है। उनको तो तनख्वाह नहीं मिलती है तो उनको बुरा लगने लगता है। सवाल और मैं फिर इसके बाद क्लोज कर दूंगा, क्योंकि आज मैं बाहर हूं कहीं, मैं बहुत तवील गुफ्तगू नहीं कर सकता। आखिरी सवाल फजील साहब, क्या लग रहा है कि जो हम लोग बात करते थे ग्रेटर इजराइल की बात, या अभी तकरीबन 2 हफ्ते पहले जिस तरह से नेतन्याहू ने एक नक्शा फिर दिखाया था दरियाए नील से लेकर दरियाए फरात तक,
और ये खबर आई कि साहब ये ग्रेटर इजराइल का पूरा प्लान है। लेकिन क्या आपको लगता है कि अब ये इतना हौसला जुटा पाएंगे? हालांकि उन्हें लग रहा है कि जब हमने सीरिया में बफर जोन बना लिया है और दमिश्क से हम करीब हैं, तो बहुत मुमकिन है यार लेबनान। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि क्या इनका ख्वाब जो है वो शर्मिंदा ताबीर हो पाएगा? इजराइल तो भूल जाइए, वो सब होना नहीं है। और गोलान हाइट से भी इनको छोड़ना पड़ेगा, हिजबुल्ला जॉर्डन वहां लेबनान से भी हटना पड़ेगा। पूरी तरह से अब लड़ाई टेबल पे ही बात हो जाएगी। अब इजराइल कहीं लड़ने के लायक नहीं है। ये सब तो आप सोच लीजिए कि कुछ ग्रेटर इजराइल तो बहुत दूर की बात है। फिलिस्तीन अलग राष्ट्र बन गया तो इजराइल ही आधा हो गया। अपना इजराइल तो उसने खो दिया ना, चौबे गए छब्बे बनने, दूबे बन के चले आए। समझे ना आप, ये कहावत बहुत फेमस है कि चौबे गए छब्बे बनने, दूबे बन के चले आए। अब तो इजराइल ही आधा हो जाएगा। अगर फिलिस्तीन को अलग राष्ट्र की मान्यता मिल गई, और मिली जाएगी, जब यूएन ने पास कर दिया है तो अब तो मिली जाएगी, तो वेस्ट बैंक और गजा ये एक कंट्री हो जाएगा। और जो लेबनान के बॉर्डर पर फिलिस्तीन है वो लेबनान ले लेगा। इजराइल तो खुद मतलब 16 पैसे में 8 पैसा भी नहीं बचा उसके पास। तो अब ग्रेटर इजराइल का इजराइल, हाफ इजराइल समझिए, ग्रेटर इजराइल नहीं, अब हाफ इजराइल समझिए। और ज्यादा अगर बदमाशी किया तो हाफ इजराइल से साफ इजराइल हो जाएगा वो। ये भी बता रहे हैं आपको कि अभी तो वो हाफ है, और अभी भी नहीं चेता तो साफ है। समझ लीजिए कि फिर वो फिलिस्तीन का झंडा तेल अवीव पे फहरा दिया जाएगा। अभी वो हाफ आज है, आपने और अगर नहीं चेता तो साफ है। नहीं, आज आपने ये रावण की लंका जली के बाद एक आपने नई बात आज फजील साहब कह दी है कि अगर इजराइल हाफ पे नहीं मानता तो फिर वो साफ हो जाएगा, हाफ या साफ। तो ये भी एक बड़ी बात आपकी तरफ से आई है कि या तो हाफ और या तो साफ। तो बस चलिए यहीं पे आज की हम गुफ्तगू यहीं पे रोकेंगे, और क्योंकि कल फिर हम तफसील से फजील साहब आपसे हम बात करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े और इतनी तफसील से बात की। 30 मिनट की बात थी, लेकिन हम लोगों ने तकरीबन 43 मिनट गुफ्तगू कर ली है, और तकरीबन तमाम जो मसाइल इस वक्त के थे उनको हमने समेट लिया। लास्ट में एक बार फिर कह दीजिए कि लास्ट में कह दीजिए कि हाफ नहीं तो साफ। अभी इजराइल ग्रेटर तो छोड़ ही दीजिए, ग्रेटर इजराइल बनाएंगे अभी वो। हाफ नहीं तो साफ, ग्रेटर इजराइल तो बिल्कुल अब बेकार की बातें हो रही हैं। बहरहाल चलिए, तो जी फजील साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और तमाम जो हमसे लोग जुड़े हुए हैं उनका भी शुक्रिया। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि वो रोज हमसे जुड़ते हैं, और न सिर्फ ये कि वो खबरों को देखते हैं, उसे पसंद करते हैं, बल्कि वो अपना फीडबैक जो होता है वो देते हैं, और अपडेट भी वो हमें कराते हैं। मैं इसलिए तमाम अपने व्यूअर का शुक्रिया अदा करता हूँ, और इंशाल्लाह कल फिर हयात रही तो मुलाकात होगी। दीजिए हमें इजाजत। शुक्रिया, शब खैर, गुड नाइट।